IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है संजय कुमार कुंदन की कहानी डस्टबिन में पीक, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। सूरज नारायण अपने आप को कभी भी ढंग से समझा नहीं पाया। शिक्षा विभाग में केरानी, इतना चेहरे वाला आदमी की खोने के लिए भीड़ की जरूरत ना पड़े, अकेला भी खड़ा रहे तो आसपास की साधारण चीजों जैसे पुराना बिस्तर, सिलवट पड़ी चादर, सस्ती रुई की वजह से अजीब अजीब शक्ल बनाए तकिए, पुरानी टीवी, टेबल, कुर्सी, इनके बीच ही खो जाए। कद औसत, रंग काला, नैन नक्श बिल्कुल अनाकर्षक। कोई भी तो बात हो कि आम से थोड़ा हटे। हाँ, होंठ थोड़े मोटे थे जिन पर बहुत ही थोड़ी देर के लिए नजरें टिक सकती थीं। बोलता भी तो ठहर ठहर कर, और हर मिसरा ऐसा सहमा हुआ जैसे किसी ऐसे आदमी के चेहरे का भाव जो अचानक काई पर फिसल पड़ा हो। वही सूरज नारायण अपने आप को कभी भी ढंग से समझा नहीं पाया कि हर गलत सही बात को जोर से रखना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि वो अपनी बात को पेट में ही पचा लेता था, रखता नहीं था, लेकिन वो जोर से रख नहीं पाता था। या तो उसके पास उल जुलूल तर्कों की कमी थी, या उसका दिमाग एक ही तर्क पर दौड़ता था। सहकर्मियों के तर्क, दोस्तों के तर्क, दुकानदारों के तर्क, रिक्शा वालों, ऑटो वालों के तर्क, उसकी बीवी के तर्क, यहाँ तक कि उसके बच्चों के तर्क भी बहुत सारे होते, जोरदार होते, और उसके मात्र एक तर्क की धज्जियां उड़ा देते। शिक्षा विभाग में केरानी का मतलब छोटा नहीं होता। शिक्षा को व्यवसाय का विभाग बना देने और ज्ञान को सरकारी नियमों की भट्टी में डालकर सोना पैदा कर लेने का हुनर छिपा है इस पद में। राज्य भर के शिक्षकों, छोटे अफसरों के हजारों काम हैं जो राजधानी में आकर ही फाइलों में सलटाए जाते हैं, और हर काम के दौड़ने का पहला गियर केरानी ही होता है। सूरज नारायण के सहकर्मी ओझा जी, पासवान जी, शर्मा जी, फिर वर्मा जी, नीलिमा जी, संगीता जी और ना जाने कितने जी इस फन के उस्ताद थे। काम से आया हुआ हर एक आदमी एक क्लाइंट था, और अपने क्लाइंट को समझाने का हुनर था इनके पास। हल्के से हल्का काम कितना कठिन है, इसे ये सब जोर से समझा सकते थे। लेकिन सूरज नारायण इनके बीच रहकर भी कुछ सीख नहीं पाया था। ऐसा नहीं था कि वो अन्ना हजारे के नक्शे कदम पर चलना चाहता था ना, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ रखी थी। मन उसका भ्रष्टाचार का प्रबल समर्थक था, लेकिन वो इस क्षेत्र में भारी निकम्मा था। उसे अपने क्लाइंट को समझाने का, अपनी बात को जोर से रखने का हुनर ही नहीं आता था। इसलिए जब शर्मा जी या वर्मा जी अपने क्लाइंट को पकड़े सचिवालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रमेश के होटल में क्लाइंट के पैसे पर रसगुल्ले, समोसे उड़ाते, तो सूरज नारायण भी मुफ्त में एक आध बम टाइप रसगुल्ले का आनंद उठा लेता। लेकिन उसे अपनी ताकत से ऐसे रसगुल्ले कभी नहीं मिले। बस सूखी तनख्वाह और कुछ नहीं। वो जबरन ईमानदार था। छोटी तनख्वाह का जो फलाफल होता है वो उसके जीवन में भी साफ दिखलाई पड़ता। शहर के बहुत ही अंदर एक 2 कमरे का किराए का मकान। मकान का मतलब अकेला मकान नहीं, एक बहुत ही दुर्बल, गंदी लेकिन बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा लगभग अंधेरा कोना। बिल्डिंग किसी पतली, दुबली, लंबी, अधखाई, गंदी भिखारिन की तरह दिखलाई देती। पानी की किल्लत, एक अनपढ़ ग्रामीण मकान मालिक का मालिकाना रूप। बूढ़ा हो चला मकान मालिक पुराना शराबी था जो बिल्डिंग के निचले हिस्से में रहता था, और देसी शराब के कुछ पैग अंदर जाने के बाद अपने ही घर में जबरदस्त झगड़ा कर माँ बहन की गालियों से शाम से ही सारी बिल्डिंग को गुंजायमान करता रहता था।
मकान मालिक के गले में एक अजीब घड़घड़ाहट थी जो उन गंदी गालियों को और वजनदार बना देती थी। हर महीने अपनी घड़घड़ाती आवाज में वो बिजली का बिल बढ़ा देता और सूरज नारायण उसका विरोध नहीं कर पाता। सूरज नारायण की बीवी कर्मठ लेकिन असंतुष्ट थी। सूरज नारायण उसकी ललकार और शिकायतों का इतना अभ्यस्त हो चला था कि दाम्पत्य जीवन की गहरी निराशा और अशांति में ही उसे सुकून के पहलू दिखलाई देने लगे थे। 10 साल के अंदर के बच्चे तथाकथित कॉन्वेंट में पढ़ते थे। उसके घर में टाई थी तो बस बच्चों की। हाँ, एक और पतली सी टाई थी जो बरसों पहले उसने अपनी शादी की मरियल सी रिसेप्शन पार्टी में पहनी थी। शादी के बाद के 1-2 सालों तक उसे इस टाई को देखकर एक अजीब सी झुरझुरी होती थी, कुछ पेटी बुर्जुआ और बुर्जुआ के बीच की कशमकश, एकदम थोड़ी सी अनचिन्ही सी आत्ममुग्धता। लेकिन बाद के सालों में इस टाई को भूल सा गया और पुराने लेकिन न जाने किस उम्मीद से सहेज कर रखे जाने वाले कपड़ों को कभी सजाते वक्त इसे देखकर उसके शरीर में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं था कि वो एकदम प्रोलेटेरिएट था। आधुनिक जीवन और रहन सहन के छींटे उसकी जिंदगी पर भी पड़े थे, गरचे वो उनमें पूरा भीगा हुआ नहीं था। मोबाइल, टीवी, स्कूटर, पलंग, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये सब थे उसके पास, लेकिन सब पिटे हुए और कराहते हुए, कुछ आनंद नहीं दे पाता। छोटा कमरा उल जुलुल सामानों से खचाखच भरा रहता। बीवी इसी संपत्ति के बीच पड़ी सबको रफू करती रहती। टीवी के रिमोट के 5 स्विच की हमेशा हड़ताल रहती। वॉशिंग मशीन जिस पर बाहर से धब्बे पड़ गए थे उससे कभी कभी अजीब गुर्राहट की आवाजें निकलने लगती और सूरज नारायण की बीवी को हड़बड़ा कर स्विच ऑफ करना पड़ता। अक्सर सड़क पर पुरानी स्कूटर को टेढ़ा करके बार बार झुकाते हुए परेशान हाथ सूरज नारायण दिखलाई पड़ता और पुरानी मिक्सी और नई हल्दी की ताबड़तोड़ जंग से जो आवाजें निकलती उससे पूरा किचन हिलने लगता। सूरज नारायण की जिंदगी में कुछ सुकून देने वाले पल भी आते। टीवी पर किसी अंग्रेजी फिल्म का कोई सनसनाता दृश्य जिस चैनल को तुरंत बीमार रिमोट के सहारे बदलना पड़ता क्योंकि बच्चे भी तो टीवी से लटक जाते। फिर तरह तरह के विज्ञापन, हवा डालकर फुलाने वाला सोफा, 1000 फंक्शन वाले मोबाइल, दीवारों को रंगने वाला पेंट, हवादार मकान, फुअड़ मजाक वाले चैनल, जिन्हें देखकर सूरज नारायण एक दबी सी फिसफिसी हंसी हंसकर खुद ही शर्मा जाता क्योंकि वो खुलकर हंस नहीं सकता था। फिर ऑफिस जाते लौटते वक्त खूबसूरत गाड़ियों के अंदर स्वस्थ सुंदर लड़कियां, उन्हें भी चोरी छिपे देखने की आदत थी उसे। ये सब उसकी शराफत के पंक्चर थे। ऑफिस में जो भी अफसर थे उनसे वो अंदर ही अंदर डरता था, जबकि उसके साथी किरानी अफसर से बड़े मुंह लगे थे। वो उनसे मजाक भी कर लेते। न जाने क्यों कोई भी अफसर आता सूरज नारायण को देखते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता। सरकारी दफ्तरों का आधुनिकीकरण हो चुका था। कंप्यूटर, इंटरनेट, टाइल्स वाले फर्श, फॉल्स सीलिंग। वो डरता था इसलिए बाहर जाकर खैनी थूकता। शर्मा जी, वर्मा जी, पासवान जी सब टेबल के नीचे रखे डस्टबिन में ही खैनी थूक देते थे। बस नीचे पैर रखा, डस्टबिन का ढक्कन खट से खुला, खैनी की पीक पिच, पैर का दबाव छूटा, ढक्कन बंद। न जाने क्यों उसे हिम्मत नहीं पड़ती। नीलिमा जी, संगीता जी ढली हुई उम्र की पक्की महिलाएं थीं। शर्मा जी, वर्मा जी, पासवान जी सब उनसे मुक्त भाव से मजाक करते। उन्हें भी मजा आता। वर्मा जी द्विअर्थी संवाद के माहिर थे। महिला सहकर्मियों के सामने बड़ा ही मासूम सा कोई द्विअर्थी संवाद बोलते और उनकी पीठ पीछे विभत्स ठहाकों के साथ उन संवादों का अर्थ महफिल में खोलते। सूरज नारायण को ये सब खराब नहीं लगता। उसके भी मन में विभत्स विचार आते, लेकिन उसे खराब इस बात का लगता कि वो इन विचारों को और लोगों की तरह चतुराई से क्यों नहीं रख सकता। कभी कभी बड़े बड़े अफसरों के विवाहेतर संबंधों के बारे में ये सब उनके ड्राइवरों और चपरासियों से सुनी हुई कहानियां इस तरह परोसते कि सूरज नारायण चौंक जाता, क्योंकि उन बड़े साहबों को वो दूर से ही देखकर डर जाता था और वे तो खैर उसे देखते भी नहीं थे।
इतने बड़े लोगों के इतने अनावृत दृश्यों की कल्पना से ही उसके बदन में उत्तेजना के बदले डर का भाव आता। सूरज नारायण अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ पैसे कंप्यूटर पर टाइप करके कमाता था। उसके पास घर में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन ऑफिस में जब अपने अपने कंप्यूटरों पर उसके सहकर्मी फेसबुक में लगे रहते या यूट्यूब पर कोई भोजपुरी आइटम गाना सुनते रहते, वो कुछ और टाइप कर लेता और घर लौटते वक्त एक दुकान में दे देता जहां से उसे ये काम मिलता था। इससे कभी अच्छी सब्जी ले आता या बच्चों के लिए कुछ बाहरी खाने पीने का सामान, और कुछ पैसे अपनी बीवी से छिपाकर जमा करता। उधर शर्मा जी, वर्मा जी एवं अन्य का घर भरा रहता। मकान भी बनवा लिया था उन लोगों ने। अन्नपूर्णा विश्वकर्मा की कृपा उन पर भरपूर बरस रही थी। सूरज नारायण के भी मन में पनप रहा था कि क्लाइंट बनाए, रसगुल्ले खाए, रुपए नोचे, लेकिन कैसे? इधर शर्मा जी, वर्मा जी थोड़ा सतर्क रहने लगे थे। राज्य में बीच बीच में कुछ अफसरों कर्मचारियों का शिकार कर लिया जा रहा था। स्वच्छ प्रशासन और जीरो टॉलरेंस के नाम पर थोड़ी देर के लिए दहशत फैल जाती। एक दिन नीचे की मंजिल में किसी दूसरे ऑफिस का एक बाबू पकड़ा गया। कमबख्त ने 500 रुपए का निशान लगाया नोट ले लिया था। पुलिस ले गई, लेकिन बाबू अपने बेटों को इंजीनियर बना चुके थे, बेटी की शादी किसी अफसर से कर चुके थे और मकान तो पहले ही बनवाया था। जेल जाते वक्त भी इंतजाम कर गए थे कि जेल के अंदर खाने पीने रहने सोने की तकलीफ ना हो। वर्मा जी, शर्मा जी, नीलिमा जी, पासवान जी, सबके बीच हॉट टॉपिक था रामनंदन बाबू का जेल जाना। सब बड़े जोरदार लफ्जों में रामनंदन बाबू की भर्त्सना कर रहे थे। बड़ा जालिम आदमी था। एक बार मैंने कहा था, अरे मेरे चरचेरे भाई का काम है, उससे भी पैसा ले लिया। भारी बेईमान था। अच्छा हुआ। सूरज नारायण चुपचाप सहमा सा कंप्यूटर पर दुकान का काम कर रहा था। अचानक शर्मा जी सूरज नारायण पर कर चले जाओगे सूरज नारायण, चले जाओगे। ऑफिस के सिस्टम पर ऑफिस के टाइम में बाहर का काम करते हो। घाटक सर ने देख लिया तो नौकरी जाएगी, माँ बहन की गाली देते हुए मारेंगे भी। सूरज नारायण सहम कर रह गया। घाटक साहब केंद्रीय सेवा के बड़े अफसर थे, सर से पांव तक ईमानदार, अपने को छोड़कर सबको भ्रष्ट समझते थे। भ्रष्ट कर्मचारियों की मां बहन करते, हाथ छोड़ते, पूरा विभाग थर थर कांपता था उनसे। ये और बात है कि एक ढलती उम्र की लेकिन चुस्त महिला को नौकरी दे दी थी। घाटक साहब की बीवियों ने छोड़ चुकी थी और राज्य में ईमानदारी बहाल करने, भ्रष्ट कर्मचारियों से निपटने की टेंशन के बाद उनका मानसिक तनाव थोड़ा कम होना राज्य की बेहतरी के लिए आवश्यक था। उनका आतंक इतना बड़ा था कि शर्मा जी, वर्मा जी वगैरह जहां अन्य अफसरों के मधुर प्रसंग को किसी सी ग्रेड फिल्म के पटकथा लेखक की तरह सुनाते, वहीं घाटक साहब के संबंधों के विषय में किसी कट्टर धार्मिक देश के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की तरह हो जाते। सूरज नारायण को डराकर शर्मा जी फिर ईमानदारी पर लेक्चर देने में जुट गए। सूरज नारायण अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉन्वेंट में दाखिल करना चाहता था। उसने बाहर का काम लेकर चुपचाप 20,000 रुपए जमा कर लिए थे और 30,000 की जरूरत थी। 1 महीने के अंदर एडमिशन होना था। लेकिन उस दिन कमाल हो गया। एक बहुत ही छोटा अफसर क्षेत्र से आया, किसी दंतकथा के विचित्र बौने की तरह। इतना डरा, इतना पिटा हुआ कि सूरज नारायण को लगा कि वो ही उस पर गरजे। बड़ी आरज़ू मिन्नत के साथ वो सूरज नारायण को नीचे रमेश के होटल में ले गया। समोसे खिलाए और वही बम जैसा काला रसगुल्ला, एक विल्स फिल्टर की पूरी पैकेट खरीद दी। सूरज नारायण कभी कभी सिगरेट पीता था, लेकिन सस्ती और बड़ी तेज महक वाली। उसे रोमांच हो रहा था। आज तक अपने बल पर वो अपनी इतनी आवभगत नहीं करवा पाया था। काम था उस छोटे अफसर के बड़े आरोप पत्र को दबाने का। सूरज नारायण ने ना कमीशन फिक्स किया, ना काम की गंभीरता के बारे में भाषण दिया। वो बंदरनुमा छोटा अफसर स्वयं 40,000 रुपए देने को तैयार था। ये एक चमत्कार ही था
और उसने 1000 रुपए का नोट बतौर पेशगी सूरज नारायण के हाथों में थमा भी दिया। उस शाम सूरज नारायण घर तक कांपता गया, लेकिन घर में उसे एक विचित्र आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। उसे तबीयत हुई कि वो अपनी बीवी पर जोर से गरजे और अपने बच्चे को अतिरिक्त दुलार करे। बड़े बेटे को देखकर उसे जीपीएस का भव्य भवन याद आने लगा। अगले दिन उसने जीपीएस के सारे बच्चों को गौर से देखा, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म और अपना हिमांशु। एक अजब हिम्मत आने लगी थी उसके अंदर। इस बीच बहुत सारी घटनाएं घटी। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छिड़ गया। राजनीतिक दलों के नेताओं के दिमागों ने वो माथापच्ची शुरू की, वो बयानबाजी की कि हर न्यूज चैनल का टीआरपी आसमान छूने लगा। सड़कों पर उत्साही महिलाओं पुरुषों का हुजूम, टोपियां, झंडे, नारे। एक घटना सूरज नारायण के दफ्तर में भी घटी। जिस आरोप पत्र को सूरज नारायण ने दबा दिया था, उसकी प्रतिलिपि घाटक साहब के पास आ गई। फाइलों की खोज शुरू हुई, चिट्ठियों का मिलान शुरू हुआ, फाइलों की टिप्पणियों की विवेचना होने लगी और राज खुल ही गया। वो आरोप पत्र सूरज नारायण के टेबल पर आकर ही गायब हो गया था, तो सूरज नारायण का पकड़ा जाना तय हो गया। लेकिन इन सब से बेखबर थे तो सूरज नारायण और बंदरनुमा छोटा अफसर। छोटा अफसर ईमानदारी से 39,000 रुपए लेकर सूरज नारायण के पास आया और सूरज नारायण का काला बदरंग बैग फूल गया। ठीक उसी समय नाटकीय घाटक साहब धड़धड़ाते हुए सूरज नारायण के दफ्तर में आ धमके। सारे कर्मचारी और छोटे अफसर थरथराते हुए स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो गए। घाटक साहब के होंठ थरथरा रहे थे, जिनसे मां बहन की गालियां बस निकलने को थी। घाटक साहब की सख्त हथेलियां हरकत में थी कि सूरज नारायण का प्राकृतिक रूप से फूला हुआ होंठ अप्राकृतिक रूप से और फूल जाए। फिर घाटक साहब की गालियां, मार, बैग की तलाशी, पुलिस सूरज नारायण को पकड़कर सचिवालय से बाहर ले जा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर बस उसका मोटा होंठ, जो घाटक साहब की अभ्यस्त हथेलियों की ताजा वर्जिश के कारण और मोटा हो गया था, दिखलाई पड़ रहा था। बाहर सड़क पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का एक उत्साही हुजूम गुजर रहा था। एक भ्रष्ट कर्मचारी को देखकर शांतिपूर्ण भीड़ के कुछ अति उत्साही नौजवान उग्र होने लगे। उन्होंने अपने काले पेंट के डिब्बे से काला पेंट निकाला और सूरज नारायण के चेहरे पर मल दिया। अब काला सूरज नारायण कुछ कुछ काला हो गया था और उसके चेहरे पर बस उसका मोटा होंठ दिखलाई दे रहा था। एक नौजवान ने उसकी फटी कमीज पर काले रंग से बड़े जतन से लिख दिया, मैं भ्रष्ट हूं। पुलिस वाले मुस्कुराकर देखते रहे। अब सूरज नारायण पुलिस की जीप पर पुलिस वालों द्वारा धकियाकर बैठा दिया गया था। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसे दिखलाई पड़ रहा था तो बस जीपीएस के बच्चे का एक यूनिफॉर्म। इधर ऑफिस में शर्मा वर्मा मंडली उत्साह से बोल रही थी, अरे ये सूरज नारायण वो तो बड़का चोर निकला। रामानंदन बाबू तो बस 500 लिए थे, ये तो साला 40,000 डकारने के फिराक में था। ये तो हम लोगों का भी कान काट लिया। साधु के भेष में चोर, बड़का चोर कहीं का। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में संजय कुमार कुंदन की कहानी डस्टबिन में पीक। ये कहानी हंस पत्रिका के मई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी।
सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Storytellers and Storysellers podcast, Vineet talks to the youngest gaming creator, Ujjwal Chaurasia. He shares his content strategy and how he went from his first 1,000 subscribers to 20 million on YouTube. On Simplify, Shriketh is back after 2 years in Kuala Lumpur. The gang ask him about the differences between the two countries, work-wise, culture-wise, and infrastructure-wise. On the Edges and Sledges Cricket podcast, Varun, DJ, and Ashwin discuss CSK winning its 4th IPL title, the beginning of the T20 World Cup, and India's squad. Monica Halan has a new book, Let's Talk Money. You've worked hard for it, now make it work for you. She joins Anupam on Pesa Vesa and they discuss the ins and outs of the book. And on All Things Policy, Aditya Parikh talks to Serbian journalist and geopolitical analyst Nikola Mikovic about the impending hostilities between Serbia and Kosovo. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.